नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। पूरा पश्चिम लेकर हाजिर हैं हम आपके सामने और बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ हम करने जा रहे हैं, जिसे सबसे पहले एबीपी गंगा ने ही आप तक पहुंचाया था। 69,000 शिक्षक भर्ती पर एक बार फिर से ग्रहण लग गया है। इस बार आंसर शीट के विवाद को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने भर्ती पर रोक लगा दी है। दरअसल ये मामला 4 प्रश्नों के सवालों को लेकर है। जब रिजल्ट आया तब हजारों अभ्यर्थी हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे। आपको यह बताना भी जरूरी है कि बेसिक शिक्षा मंत्री को भी इस खबर की जानकारी एबीपी गंगा के जरिए ही मिली, लेकिन अब एक बार फिर निराशा हाथ लगी है। यानी कि खुशी तो कम, ज्यादा है गम, जिसकी वजह से हजारों परिवारों को एक बार फिर से मायूसी हाथ लगी। योगी सरकार की दूसरी बड़ी भर्ती एक बार फिर कानूनी दांवपेच में फंस गई। आपने खबर देखी कि 69,000 शिक्षक भर्ती पर रोक लग गई है। अब रोक के बाद 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर बेसिक शिक्षा मंत्री से संवाद की है, जिसमें बड़ी खबर यह थी कि एबीपी गंगा के जरिए ही बेसिक शिक्षा मंत्री को भी हाईकोर्ट की रोक की खबर मिली। और फिर प्रदेश के सभी 75 जिलों में काउंसलिंग कराने पहुंचे अभ्यर्थियों में मायूसी छा गई। प्रयागराज से लेकर वाराणसी, कानपुर से लेकर इटावा तक छात्र मायूस दिखाई दिए। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के 69,000 शिक्षक भर्तियों पर रोक लगाने के बाद यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवा देते हैं। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया है। लगभग 4,31,000 लोगों ने आवेदन किया था। 4,09,000 लोगों ने परीक्षा दी थी। उनमें से 1,46,060 अभ्यर्थी क्वालिफाई किए थे, जिसमें से 69,000 लोगों की भर्ती के लिए आज से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके नियुक्ति पत्र दिया जाना था। अब उसमें कुछ अभ्यर्थियों को कुछ प्रश्नों के उत्तरों को लेकर के आपत्ति थी, उन मुद्दों को लेकर के। और आप जानते हैं हमारे देश की एक व्यवस्था है कि कोई भी अगर किसी प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है तो न्यायालय की शरण में जा सकता है। इसलिए कुछ अभ्यर्थी न्यायालय में गए थे। और अब सीधे रुक करते हैं, हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा लाइव हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। शैलेश, अब फिलहाल स्टे लग गया है तमाम भर्तियों पर, लेकिन यूपी सरकार कह रही है दोबारा अपील में जाएगी। कुल मिलाकर प्रोसेस अभी लंबा होगा, अभ्यर्थियों का इंतजार भी लंबा होगा। बिल्कुल निश्चित रूप से आस्था, अगर सरकार की तरफ से दोबारा अपील की जाती है, वो डबल बेंच पे अपील में जाते हैं, तब भी एक प्रक्रिया होगी, कानूनी लड़ाई होगी फिर से। और दूसरी तरफ अगर ये लोग जो सिंगल बेंच का आदेश है, जो इंटरिम रिलीफ दी गई है, उसमें जैसा कहा गया है कि एक एक्सपर्ट कमेटी, और वो भी एक्सपर्ट कमेटी यहाँ की नहीं होगी, क्योंकि जो याची थे उन्होंने कहा था कि हम प्रदेश सरकार के एक्सपर्ट नहीं चाहते इस मामले में। इसी वजह से जो यूजीसी के एक्सपर्ट है उनको इस पैनल में शामिल करने के लिए कोर्ट ने कहा है। वहाँ पे चीज़ें जाती है तो भी उसके लिए एक तय समय चाहिए होगा, उन तक ये पूरी रिपोर्ट भेजी जाएगी, उन प्रश्नों को भेजा जाएगा, फिर वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। और कोर्ट में जो अगली तारीख है वो जुलाई की लगी हुई है, तो ये तो, और कोर्ट का आदेश आएगा फिर देखिए। उसके बाद अगर मान लीजिए उन प्रश्नों को लेकर कोर्ट जो है ये कह देती है कि हाँ इसमें परिवर्तन होना, अगर एक प्रश्न में भी परिवर्तन होता है तो नए सिरे से आंसर की जारी होगी, रिजल्ट जारी होगा, तो ये कह सकते हैं कि पूरी प्रक्रिया एक तरह से जो आंसर की जारी होने और उसके बाद की है वो नए सिरे से करनी पड़ेगी। तो जाहिर है कि अब फिर से इन अभ्यर्थियों को इंतज़ार करना पड़ेगा, एक लंबा इंतज़ार कह सकते हैं करना पड़ेगा। बहरहाल देखना होगा कि अब सरकार किस तरह से अपनी पैरवी करती है, किस तरह से अपना पक्ष आगे रखती है, और आगे किस तरह से विपक्ष लगातार यही आरोप लगा रहा है शैलेश की सरकार ठीक से पक्ष नहीं रख रही है और उसी कारण अभ्यर्थियों की जो नौकरियां हैं वो उनसे दूर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ जहां बाहर से आने वाले प्रवासियों को लेकर सजग हैं, तो दूसरी तरफ प्रदेश के अस्पतालों में भर्ती कोरोना के मरीजों का भी हालचाल ले रहे हैं। मरीजों को डॉक्टर देखने आते हैं या नहीं, उन्हें समय पर खाना मिलता है या नहीं, इसके लिए बाकायदा सीएम योगी ने एक टीम भी बनाई है। ये टीम रोजाना एवरेज 70 लोगों को फोन करती है, उनसे फीडबैक्स लेती है और अब तक प्रदेश में करीब 350 से ज्यादा कोरोना मरीजों का फीडबैक लिया जा चुका है। जबकि मेडिकल स्क्रीनिंग की बात करें तो प्रदेश में अब तक 4,85,700 से ज्यादा लोगों का मेडिकल चेकअप हो चुका है, जिसमें 78,86,400 से अधिक घरों तक जांच टीम पहुंचकर चेक कर चुकी है।
जिसमें आशाएं बहुएं भी अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। आपको बता दें, किसी भी प्रवासी के आने जाने और संक्रमित होने की जानकारी सीएम तक निगरानियां समितियां ही देती हैं। तो कोरोना काल में सीएम की कोर टीम पूरी तरह से एक्टिव है। हर एक केस पर पैनी नजर बनाए हुए हैं ये समितियां, जो कि सीएम को फीडबैक देती हैं। कोरोना मरीजों से हालचाल पूछा जाता है, मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान उनका फीडबैक लिया जाता है। वैश्विक महामारी कोविड-19 से बचाव के लिए, तैयारियों के लिए, मरीजों की देखभाल के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। उसी क्रम में उन्होंने ये भी व्यवस्था की देश में पहली बार कि मुख्यमंत्री कार्यालय, साथ ही बाकी हमारे माननीय मंत्रीगण और जनपद के अधिकारीगण, सब लोग इन मरीजों की देखभाल करें, इनका हालचाल जानें, सारी चिकित्सीय सुविधा सुनिश्चित हो। सीएम हेल्पलाइन के द्वारा भी जो श्रमिक आ रहे हैं या बाकी जो लोग हैं गांव में, सारी व्यवस्थाएं शहर में वार्ड मेंबर और प्रधानों से संपर्क करके भी व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय से प्रतिदिन लगभग 20-25 अस्पतालों के 50 के करीब मरीजों से बात की जाती, जो एक्टिव मरीज हैं। आज वर्तमान में हमारे पास 2680 हमारे यहाँ एक्टिव पेशेंट हैं। तो कोरोना मरीजों से फीडबैक लिया जाता है, सीएम को भी फीडबैक दिया जाता है कि मरीजों का क्या सोचना है, और हजारों लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, उनके टेस्ट किए जा चुके हैं। रोजाना औसतन 70 लोगों को फोन करती है ये कोर टीम, और 350 से ज्यादा कोरोना मरीजों का फीडबैक अभी तक स्टेट में लिया जा चुका है। आगे भी ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक एक केस से जुड़ा हुआ फीडबैक पर्सनली रखते हैं, और इससे उन्हें अवगत कराती है उनकी कोर टीम। रोजाना करीब 70 लोगों को फोन करके उनका हालचाल जानना, उनसे सुझाव पूछना, ओवरऑल ट्रीटमेंट का फीडबैक सबसे लिया जाता है, और उसके बाद उसकी पूरी जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाई जाती है। तो कोरोना काल में सीएम खुद कैसे एक एक केस पर रख रहे हैं नजर, वो हम आपको बता रहे हैं। एक पूरी टीम जुटी हुई है इसमें। जितने भी मामले कोरोना के प्रदेश में सामने आते हैं, एक एक मरीज को फोन करके उनसे उनका फीडबैक पूछा जाता है, और हर रोज करीब 70 मरीजों को फोन किया जाता है। सीधे रुक करेंगे लखनऊ का। अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुभव, यह कहना सही होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ एक एक कोरोना संक्रमित केस पर उनकी नजर है, उसकी हालत क्या है, उनका फीडबैक पर्सनली रखते हैं योगी आदित्यनाथ, और ये काम करती है पूरी कोर टीम, जो एवरेज 70 लोगों को एक दिन में फोन करती है जो कोरोना से पॉजिटिव हैं, और उनसे फीडबैक्स लेती है। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल आस्था, मुख्यमंत्री की एक स्पेशल टीम उन्होंने लगाई है, और उसका काम ही यही है कि जो कोरोना के जो मरीज हैं उनसे हालचाल लेना। हर दिन तकरीबन 70 मरीजों के आसपास ये लोग फ़ोन करते हैं, उनसे हालचाल लेते हैं, दवाएं मिल रही हैं, अस्पतालों में खाने का इंतज़ाम है या नहीं है, इन सारी चीज़ों के मुख्यमंत्री के जो विशेष सचिव हैं सुरेंद्र सिंह, वो भी इसी काम में लगे हुए हैं। और लगातार जितने भी अस्पताल हैं, जो भी L3 के अस्पताल हैं, कोविड के जो अस्पताल हैं, वहाँ पर जो मरीज भर्ती हैं और जो ठीक हो भी गए हैं, उनसे भी हालचाल लेते हैं, फ़ोन करते हैं, और हर एक चीज़ का, हर एक जगह का, हर एक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज का फीडबैक लेने के बाद वो एक पूरी रिपोर्ट तैयार करते हैं, और हर दिन वो मुख्यमंत्री को देते हैं। हम आस्था अपने दर्शकों को बताएं, अभी जब मुख्यमंत्री टीम 11 की बैठक करते हैं तो तकरीबन 4 दिन पहले मुख्यमंत्री ने एक मंत्री से ये पूछा कि आप वहाँ गए थे, आपने क्या वहाँ पर रिपोर्ट ली, तो उस मंत्री ने तकरीबन 4 दिन पुरानी रिपोर्ट दी। जिस दिन वो बैठक हो रही थी तो मुख्यमंत्री ने इंटरवीन किया और ये कहा कि साहब वहाँ पर अब ये हो चुका है, जरा अपने आंकड़ों को दुरुस्त कर लीजिए। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री खुद हर एक चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बनी हुई है, जब और से उन्हें ये फीडबैक मिला है, तरह से याद भी रहता है, और अधिकारियों की भी वो क्लास लगा देते हैं, उन्हें भी वो अच्छी तरह से याद दिला देते हैं कि वहां का स्टेटस अभी ये नहीं है, ये है, आप ध्यान रखिए, हर एक चीज पर आपकी नजर होनी चाहिए, ग्राउंड पर उतरिए। साफ संदेश सीएम योगी की तरफ से हर एक अधिकारी को है। शुक्रिया अनुभव एवं अपडेट के लिए।
तो एक तरफ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके ही विधायक भ्रष्टाचार का आरोप ऑफिसर्स पर लगा रहे हैं। अफसरशाही के खिलाफ अपनी ही सरकार में खुलकर विधायक सामने आ रहे हैं। बाराबंकी में कुछ ऐसा ही हुआ है। यहाँ सत्ताधारी पार्टी के 2 विधायकों ने सीएम और डीजीपी को चिट्ठी लिखकर अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। असल में जिले में कुल मिलाकर 5 विधायक हैं, सांसद भी भाजपा के ही हैं, लेकिन अफसरों पर इनकी लगाम नहीं है, लिहाजा वो अब शिकायत कर रहे हैं। रामनगर से विधायक शरद अवस्थी ने बाराबंकी की जैतपुर में तैनात 2 थाना प्रभारियों और 3 सिपाहियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सीएम को चिट्ठी लिखकर उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। जबकि इससे पहले दरियाबाद के विधायक सतीश शर्मा ने भी सीएम को खत लिखा था, जिसमें उन्होंने क्षेत्र में अधिकारियों की सांठगांठ में दिन रात खनन करवाने का आरोप लगाया था। अवैध रूप से काम करते हैं, इसमें गंभीर आरोप भी हैं। और जो सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ड्रेजिंग किया था कि नदी अपनी मुख्य धारा में चले, और जो इनके द्वारा इस समय अवैध रूप से खुदाई की जा रही है, उससे बाढ़ का संभावित खतरा है। ग्रामीणों द्वारा शिकायत के बाद मेरे द्वारा जिलाधिकारी बाराबंकी को पत्र लिखकर अवगत कराया गया है। मात्र 5100 घन मीटर की मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, उसकी लाटें उनको प्राप्त हुई हैं, लेकिन आज इस समय 300 से ज़्यादा ट्रक मौके पर खड़े हैं और अवैध रूप से बालू का आज परिवहन किया जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में डीएम बाराबंकी को अवगत करा दिया गया है। रुक करेंगे संतोष शर्मा, हमारे संवाददाता सीधे लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। संतोष, अभी तक कोई जांच इस पर बैठी है? ये मामला कहां तक आगे बढ़ा है? देखिए, इस पूरे मामले पर बाराबंकी के जो स्थानीय विधायक है शरद अवस्थी, जो ताजा मामला है वो बाराबंकी की जैतपुर कोतवाली में तैनात पुलिसकर्मियों पर भ्रष्टाचार का आरोप है। और एक बात बिल्कुल तय है कि बाराबंकी की जैतपुर कोतवाली उत्तर प्रदेश की उन कमाऊ कोतवालियों में से है जिसकी पोस्टिंग पाना अपने आप में जिंदगी की एक उपलब्धि माना जाता है। जब इंस्पेक्टर कोई रिटायर हो जाता है तो वो कहता है कि मैं इतने सालों तक जैतपुर का कोतवाल रहा हूँ। उसके लिए लखनऊ का हजरतगंज कोतवाल होना उतनी बड़ी मायने नहीं रखता जितना ज़्यादा बाराबंकी का जैतपुर कोतवाल होना। ये कमाई के लिहाज से तस्करों का अगर कहा जाए, उत्तर भारत में जो तस्करों का सबसे बड़ा अड्डा है, जहाँ पर अफीम की खेती होती है, चरस की तस्करी होती है, वो जैतपुर गांव है। और जैतपुर का वो थाना क्षेत्र है जिसमें पुलिसकर्मियों को तैनाती पाना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है। और इसी की शिकायत शरद अवस्थी ने की है, जो बीजेपी के विधायक है, कि वहाँ पर 2 तत्कालीन जो इंस्पेक्टर हैं और 3 सिपाही, ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और इससे पहले भी बीजेपी के विधायक सतीश शर्मा ने भी शिकायत की थी कि वहाँ पर खनन हो रहा है। तो इस तरीके की शिकायतें विधायकों के द्वारा शासन में मुख्यमंत्री से की जाती रही और जांच भी कराई गई। लेकिन सवाल इस बात का है कि बाराबंकी की जैतपुर कोतवाली का मामला हो या अवैध खनन का, ये कोई नई शिकायत नहीं है। पहले भी चलती रही है, बशर्ते कि जब सरकार बदलती है तब इस तरीके से नए स्वरूप में सामने आती रही है। लेकिन जो ताजा मामला आया है उसमें खुद बड़ी बात यह है कि बीजेपी के ही विधायक ने शिकायत की है अपनी ही सरकार से कि भाई देखिए, अफसरों की यहाँ पर मिली भगत है, कुछ कीजिए इस मामले में। शुक्रिया अहम जानकारी के लिए संतोष। उधर यूपी के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना पर कोरोना का साया मंडराने लगा है। असल में बीते 2 दिनों पहले मंत्री जी ने मेरठ में मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया था और इस दौरान उन्होंने कुछ मरीजों से मुलाकात की, जिसमें से 2 मरीज की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। इस खबर के बाद मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच गया, क्योंकि मंत्री जी के निरीक्षण के वक्त उनके साथ भाजपा के कई और नेता मौजूद थे, जबकि 30 से ज्यादा कार्यकर्ता भी उनके काफिले के साथ मेडिकल कॉलेज गए थे। हैरानी की बात यह कि उन्हें कोई पीपीई किट भी नहीं पहना था। सवाल उठ रहा है, लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? मंत्री जी सहित उन तमाम नेताओं पर भी कोरोना का खतरा मंडरा रहा है, जो बीते दिनों सुरेश खन्ना जी के साथ मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के लिए गए थे। सीधे रुक करते हैं अपडेट के लिए। बलराम पांडे हमारे संवाददाता मेरठ से लाइव जुड़ रहे हैं। बलराम, बड़ा सवाल यही कि इस लापरवाही का जिम्मेदार आखिर कौन है? देखिए आस्था, जब मंत्री जी के साथ उनके जो नेतागण थे वो मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुए थे, तब भी एबीपी गंगा ने दिखाया था कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लेकिन जब कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाए गए उस वार्ड के, जिस वार्ड में मंत्री जी खुद गए थे निरीक्षण करने और उन 2 मरीजों से बात भी की थी उन्होंने, जिसके बाद से ही पूरे महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। खास तौर से मेरठ जिले में कई अधिकारी क्वारंटीन हो गए, कई
बीजेपी के नेता और दर्जा प्राप्त मंत्री क्वारंटीन हो गए, साथ ही विधायक क्वारंटीन हो गए और पहले से ही जो डॉक्टर्स की टीम वहां पर गई हुई थी वो भी क्वारंटीन हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से लापरवाही हुई थी उसका खामियाजा जो वहां पर मौजूद लोग थे उनको भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल, लेकिन सबसे खास बड़ा तौर सवाल पर ये आता मेडिकल है स्टाफ या वो कि जब अधिकारी या मंत्री जी स्टाफ के वहां लोग पर जो उनको औचक असिस्ट कर रहे निरीक्षण करने गए थे, थे, जो उनको असिस्ट तो कर रहे थे, उनको उन पर भी PPE अब किट इसका पहना करके खतरा क्यों नहीं भेजा मंडराने गया? लग गया और है। उसके बहुत बहुत बावजूद शुक्रिया बलराम, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं, अगली अहम खबर का रुख करते हैं। लॉकडाउन के बाद देश अब अनलॉक होने लगा है। अनलॉक 1 की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन दिल्ली से यूपी आने के लिए नोएडा और गाजियाबाद बॉर्डर पर एंट्री न मिलने से जाम की समस्या हर रोज बन रही है। आप तस्वीरें देखिए, आज भी सुबह से बॉर्डर पर लंबा जाम लगा रहा। सिर्फ पास वालों को ही बॉर्डर पार करने की अनुमति मिल रही थी, वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। ऐसे में अब आज के क्या हालात हैं, इसके लिए दिल्ली नोएडा बॉर्डर से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, जो आपको बताएंगे कि अभी के हालात क्या हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं, अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली नोएडा बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, जब से इस अनलॉकिंग की शुरुआत हुई है, सबसे ज्यादा जिस रोड पर आप कह लीजिए लोड बढ़ा है, ट्रैफिक बढ़ा है, वो है दिल्ली नोएडा बॉर्डर। और ये वही जगह है जहां एक से दूसरे शहर लोग खासतौर पर ऑफिस आवर्स में जाते हैं, कम्यूट करते हैं, अपनी नौकरियों के लिए इधर से उधर जाते हैं। इस वक्त की ताजा स्थिति क्या है? जी बिल्कुल आस्था, अगर बात करें तो दिल्ली में जितने भी सेंट्रल ऑफिसेज हैं वो लगभग 5 बजे करीब बंद होते हैं। उसके बाद जितने भी वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं वो वापस नोएडा आने के लिए जब आते हैं तो ये दृश्य देखिए, मैं आपको सीधा दृश्य दिखाना चाहूँगा कि यहाँ किस तरीके से भीषण जाम लगता है, जहाँ पे घंटों लग जाता है केवल उनको दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करने के लिए, यानी दिल्ली से नोएडा प्रवेश पाने के लिए। आप देखिए इतना भीषण जाम लगा है पीछे तक, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे केवल सिंगल लेन चेकिंग के लिए रखा गया है। यानी कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस वाहनों का पास चेक कर रही है और गाड़ियों को चेक कर रही है, वो केवल सिंगल लेन रखा गया है। यानी केवल एक ही लेन में सभी वाहनों को लाया जा रहा है और वहीं पे उन वाहनों की पास चेक किए जा रहे हैं और उसके बाद फिर उन वाहनों को नोएडा के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। आप पीछे देखिए तस्वीर, किस प्रकार से पीछे जाम लगता चला जा रहा है। अभी ये तब स्थिति है जब अभी कुछ देर पहले ही दिल्ली से ऑफिसेज बंद हुए हैं। अभी जैसे ही जैसे वक्त थोड़ा और बढ़ेगा, यहाँ पे और लंबा जाम देखने को मिलेगा और रोज की यही स्थिति है। आज जब गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई से हमने बातचीत की इसी मुद्दे पर, तो उनका यह कहना था कि स्वास्थ्य को और जन सुविधाओं को हम एक साथ नहीं रख सकते हैं। सुविधाओं में अभी कुछ उनको दिक्कतें होगी नोएडा वासियों को, लेकिन स्वास्थ्य हमारे लिए सर्वोपरि है। इसलिए जब तक स्वास्थ्य यहाँ पे ठीक नहीं हो जाता है तब तक हम इस तरीके की सुविधाओं में छूट नहीं दे सकते। तो उनका साफ तौर पे कहना था कि अभी नोएडा में जिस प्रकार से पास सिस्टम चालू है और पास सिस्टम के बगैर कोई भी नोएडा में प्रवेश नहीं कर सकता है, वो अभी जारी रहेगा। हालांकि उन्होंने एक बात और भी कही कि हम डेली इस सिचुएशन को रिव्यू कर रहे हैं और जैसे ही स्वास्थ्य में सुधार आएगा, यानी कि नोएडा के अंदर जो कोविड पेशेंट्स आ रहे हैं, जिनको कोरोना संक्रमित हो रहा है, उनको अंदर जैसे ही सुधार आएगा, कम पेशेंट्स मिलना स्टार्ट होंगे, उसके बाद फिर ये जो यहाँ पे स्थिति है इस पे जो है जिलाधिकारी कुछ निर्णय लेंगे। लेकिन फिलहाल अभी इसमें जो स्थिति यही है कि रोजाना शाम को जब ऑफिस आवर्स खत्म होते हैं उसके बाद डीएनडी पे भीषण जाम देखने को मिलता है। जो है कोई भी आवाजाही नहीं संभव होगी, ये साफ कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से। और जाम के फिलहाल जो हालात हैं वो ऐसे ही रहने वाले हैं। हालांकि रिव्यू का काम चलेगा, लेकिन स्वास्थ्य पहले जरूरी है, ये प्रशासन ने कह दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश तमाम अपडेट के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं, सीएम योगी की दरियादिली की एक और तस्वीर सामने आई है। कोरोना काल में एक बीमार पिता को रिक्शे पर ले जाती हुई बेटियों को देखकर सीएम योगी का दिल पसीज गया और उन्होंने परिवार को फौरन मदद पहुंचाई। योगी ने किडनी की बीमारी से जूझ रहे राम सेवक नाम के शख्स को 2 लाख रुपए का चेक भिजवाया है और उनकी बेटियों को पढ़ाई का इंतजाम भी करवाया है। असल में बीते 2 साल से राम सेवक किडनी का इलाज कराने के लिए डायलिसिस कराते थे, जिन्हें लेकर उनकी बेटियां रिक्शा ट्रॉली पर अक्सर डेंटल हॉस्पिटल जाती थीं। एक दिन जब ये बात सीएम योगी तक पहुंची तो उन्होंने फौरन परिवार तक मदद पहुंचाई और जिला प्रशासन के जरिए खाद्यान्न भी उपलब्ध करवाया। यही नहीं, सीएम ने अस्पताल को आयुष्मान कार्ड के जरिए भी इलाज कराने के निर्देश दिए हैं। कोविड-19 संक्रमण के चलते करीब सभी प्रवासी अपने घर लौट आए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने जिन प्रवासियों को रोजगार देने का वादा किया था, वो सरकार अब निभा रही है। गोंडा में 5,500 प्रवासियों को मनरेगा के तहत काम दिया गया है। साथ ही लॉकडाउन के दौरान 4,870 नए जॉब कार्ड बनवाए गए हैं। मनरेगा से मिले रोजगार से प्रवासियों को, उनके परिवार को जो भरण पोषण है उसका संकट नहीं होगा।
इस योजना के तहत इनसे तालाब की सफाई समेत कई और काम करवाए जा रहे हैं, जिससे ये प्रवासी काफी संतोष में है। उधर यूपी में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सरकार ने अपने स्टेट प्लान की कमर्शियल उपयोग की तैयारी की है। नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें सैद्धांतिक मंजूरी इसको दे दी गई। लिहाजा स्टेट प्लान को अब एयर एम्बुलेंस और अन्य राज्य के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों को सेवाएं देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान रेवेन्यू सरकार का काफ़ी कम हो गया और अब रेवेन्यू बढ़ाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई योजना की तरफ कदम बढ़ाया है। खासतौर से जो स्टेट प्लेन है सरकार के वो और जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनका सीमित कमर्शियल उपयोग की तैयारी की जा रही है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी जी, उनसे जानेंगे। सर, ये क्या योजना है, किस तरीके से कमर्शियल इस्तेमाल होगा जो स्टेट प्लेन है और जो हेलीकॉप्टर्स हैं? देखिए, अभी इस पर एक बृहद रिपोर्ट बनाई जा रही है कि इसके किस तरह से हम लोग उपयोग में ला सकते हैं। स्टेट के पास 3 फिक्स विंग और 3 हाकर हैं। जो कल समीक्षा हुई और उस पर पाया गया कि 28% ही हम उसका उपयोग कर पा रहे हैं और इतनी सारी सैलरी दे रहे हैं, उसके मेंटेनेंस पे खर्च हो रहे हैं पैसे। अक्सर देखा गया है कि कभी एयर एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है लोगों की, तो प्राइवेट कंपनियां उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए बहुत मोटा पैसा लेती हैं। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।